Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to start a new series on Tamil Nadu board books of history. So today we are going to discuss about class 11th history book of Tamil Nadu board. So इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास के जो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक है उसके बारे में। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, इग्नू के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, आपके मास्टर्स में हेल्प करेगा, आपके 11th क्लास के बच्चों को हेल्प करेगा और ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ ऑन तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री बुक। ओके, सो ये 11th क्लास की बुक है और इसका जो पहला लेसन है, पहला चैप्टर है, वो है इंडिया जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ जनरली सेड दैट हिस्ट्री हैज़ टू आइज। ऐसे माना जाता है, देर इज़ अ टू आइज ऑफ हिस्ट्री, वन इज़ क्रोनोलॉजी एंड अदर इज़ जियोग्राफी। हिस्ट्री डिपेंड करता है क्रोनोलॉजी पे और हिस्ट्री डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। देखो, कहाँ पर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियसली वहीं होगा जहाँ पे रिवर्स होगी, जहाँ पर स्टेबिलिटी होगी। जहाँ रिवर्स थी वहाँ पर क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होने लगा। जहाँ एग्रीकल्चर रहा तो वहाँ पर क्या हुआ, लोग अपने प्रोडक्शन करने लगे टाइम्स के अकॉर्डिंग, वो प्रोडक्शन बढ़ने लगा, देन वो मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने लगे। तो ऐसे क्या हुआ कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ बढ़ने लगी और एक टाइम के बाद लोग वहाँ पर बसने लगे और वहाँ पे इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर ने लोगों की लाइफ में क्या लाया, स्टेबिलिटी ला दी। सो इट इज़ ऑल अबाउट लाइक ज्योग्राफी एंड chronology. When we used to talk about history, you generally said that history has two eyes, one is chronology and other is geography. In other words, time and space are significant factors in determining the historical process. Okay, ऐसे बट मतलब हम लाइन टू लाइन ट्राई करेंगे कि सब चीज़ों को कवर करते चलें। ठीक है, और देखो आगे, इन पर्टिकुलर एक कंट्रीज ज्योग्राफी लार्जली डिटरमाइन इट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी, हेंस द स्टडी ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर्स contributes to the better understanding of its history. Okay, now Indian subcontinent is a well defined geographical unit. It may divided into three major regions. अगर हम इंडिया सबकॉन्टिनेंट को हम ज्योग्राफिकल यूनिट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सके तो वो होंगे कौन से, एक तो हिमालय माउंटेन हो गया, एक इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हो गया और एक साउदर्न पेनिसुला हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात करेंगे, साउदर्न पेनिनसुला की बात करेंगे, हिमालय माउंटेन्स की बात करेंगे। हिमालय माउंटेन्स आपको सबको पता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं। वो हमारे सिक्किम वाला एरिया हो गया, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वाला एरिया हो गया और नॉर्थ इंडिया वाला एरिया हो गया, उधर पाए जाएंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, कुछ पार्ट में उधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बिहार के कुछ अपर एरियाज़ में यहाँ पे ये पाए जाएंगे। देर आर 5 कंट्री इन द सब कॉन्टिनेंट। 5 जो सब कॉन्टिनेंट में माने जाते हैं जो कंट्री है वो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। इंडिया इज़ लार्जेस्ट अमंग दैम। इंडिया जो सबसे बड़ा है उनमें से। इट कंप्राइजेज 28 स्टेट्स। इसमें 28 जो स्टेट है और 6 यूटी इसमें बोल रखा है। ये जैसे पुरानी है ना बुक, तो इसमें पुराना डाटा दे रखा है। आपको सबको पता है कि अब कितने स्टेट है और कितने यूटीज़ हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन कौन से नए यूटी आए हैं, वो JNK हो या लद्दाख है, क्या है, मुझे उसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। According to the 2001 census, the population of India is over 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ से ज़्यादा है। ऑब्वियसली सबको पता है, ये पॉपुलेशन का डाटा इन्होंने मेंशन किया था। हिमालय माउंटेन्स आर सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कहाँ पर है हिमालय माउंटेन? मैंने बताया आपको कि इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर हिमालय पाए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पामीर इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। जो सबसे स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ नोन एज ए पामीर। ठीक है, पामीर जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे है। द माइटी हिमालय माउंटेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। हिमालय माउंटेन्स नॉर्थ ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, जो स्टार्ट होते हैं पामीर से, जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट जो वेस्ट पार्ट है इंडिया का, वहाँ से स्टार्ट होता है। द माइटी हिमालय रेंज एक्सटेंड्स टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ हिमालय से स्टार्ट होते हैं, नॉर्थ ईस्ट तक बढ़ते जाते हैं। इट हैज़ अ लेंथ ऑफ नियरली 2506 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, लगभग 2560 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और इसकी जो अब कहोगे ना एवरेज जो ब्रेथ है वो है 240 टू 320, मतलब 240 से 320
किलोमीटर तक तो वो चौड़ा है, और लगभग 2500 किलोमीटर, 2500-2600 किलोमीटर के बीच तक ये क्या है, लंबाई इसकी है। तो जो हाईएस्ट पीक है हिमालय की, आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट है 8869 मीटर। इट एक्ट एज ए नेचुरल वॉल, जो कि नेचुरल वॉल की तरह एक काम करता है और प्रोटेक्ट करता है कंट्री को, जो कि कोल्ड आर्कटिक विंड्स है, जो हम पता है ना, जैसे अर्थ को हम अब हेमिस्फीयर होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। इंडिया कौन से में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर क्या है, हम सबको पता है आर्कटिक है। तो आर्कटिक से जो कोल्ड आर्कटिक विंड्स आती है, उससे जो सर्बिया से आती है, फ्रॉम द सर्बिया, उससे जो मतलब जो सेंट्रल एशिया से होते हुए, मतलब सर्बिया से जो कोल्ड आर्कटिक विंड्स आती है सेंट्रल एशिया से होते हुए, उससे इंडिया में आने से रोकती कौन है, हिमालय रोकते हैं। सो दैट इज नोन एज ए प्रोटेक्टर एज वेल। ओके, हाइट कितनी है, 8869 मीटर, जो मैक्स टू मैक्स है। हिमालय कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ पार्ट में पाया जाता है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ईस्ट पार्ट में पाया जाता है। इसकी लेंथ कितनी है, 2560 किलोमीटर है, और चौड़ाई इसके 240 से 320 किलोमीटर है। ये क्या करता है, दिस कीप्स द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फेयरली वार्म थ्रू आउट द ईयर। द हिमालय रीजन इज मोस्टली inhospitable in winter and generally covered with the snow. Okay, it was considered for a long time that Himalaya stood as the natural barrier to the protect India against invasion. पहले मान जाता था कि जो हिमालय है ना, जो बाहरी आक्रमणों से भी हमें बचाते थे। मतलब जो कोई बाहर वाले जो आते थे ना लोग, मतलब मिडल एशिया से, तो वो सेंट्रल एशिया से जो आते थे वो अटैक नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो ज्योग्राफी ऐसी थी ना, जो जो हमारा हिमालय है वो क्या करता था, एक बैरियर के रूप में काम करता था, वो उससे सुरक्षा देता था। ठीक है, जो बाहरी इन्वेजन्स होते थे या बाहरी आक्रमण से ही सुरक्षा देते थे। बट द पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स सच एज द खेबर, बोलन, खुर्रम एंड गोमल प्रोवाइड इजी रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। ये कुछ दर्रे हैं, कुछ पासेस हैं जो जिन्होंने क्या किया कि कनेक्टिविटी को प्रमोट किया इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। दिस पासेस आर सिचुएटेड इन द हिंदुकश, सुलेमान एंड किरथकर रेंज। From prehistorical times, there was a continuous flow of a traffic through these passes. प्री हिस्टोरिकल टाइम पे बात करें तो ये क्या था, इससे कंटिन्यू फ्लो होता रहता था ट्रैफिक का, लोगों का आने जाने का चलन रहता था। मैनी पीपल केम टू इंडिया थ्रू दिस पासेस, बहुत से लोग आए इस पासेस के माध्यम से, और कुछ इन्वेडर्स भी आए, कुछ इमिग्रेंट्स भी आए, जो इंडो आर्यंस और जो इंडो ग्रीक्स आए थे, पार्थियंस आए थे, शक आए थे, कुषाण आए थे, हुन्स आए थे, तुर्क आए थे, वो जो इंडिया में एंटर किए थे। मतलब इंडो ग्रीक हो गए, इंडो आर्यन हो गए, पार्थियन, शक, कुषाण, हुन्स एंड तुर्क्स एंटर्ड इंडिया थ्रू दिस पासेस। ओके, इसी पासेस के जरिए वो इंडिया में उन्होंने क्या की, एंट्री मारी। द स्वात वैली इन दिस रीजन फॉर्म्ड अनदर इंपॉर्टेंट रूट। जो स्वात वैली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो, द इंडो आर्यन आए थे, इंडो ग्रीक आए थे, पार्थियन, शक, कुषाण, हुन्स, तुर्क सब आए थे। स्वात वैली जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है, जो इस एरिया का इम्पोर्टेंट रूट प्रोवाइड कराता है। अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडन केम टू इंडिया थ्रू दिस रूट, ये अलेक्जेंडर भी यहाँ से आया था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इन्वेडिंग आर्मीज, मिशनरी एंड मर्चेंट्स कम थ्रू दिस रूट। ओके, और आगे हम पढ़ते रहेंगे। मिशनरी आए थे, मर्चेंट्स, व्यापारी इसी रूट से आए थे इंडिया में। और दिस पासेज इन द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स हैड फैसिलिटेटेड ट्रेड एज वेल एज ए कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया। देखो, जब आप आंसर लिखोगे ना, आपको कैसे पॉइंट यूज़ करने होते हैं आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये कल्चरल कॉन्टैक्ट को प्रमोट किया इन्होंने, ठीक है, और साथ में इसने किस किस चीज़ को और प्रमोट किया, कल्चरल कॉन्टैक्ट के साथ इसने नॉर्थ वेस्ट, देखो इसने नॉर्थ, ये कह रहा है पासिस ने नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स ने क्या फैसिलिटेट किया, ट्रेड को किया। ट्रेड से क्या बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा भाई साहब। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं, मतलब जब अब देश क्या हो गए, पास आने लगे, एक दूसरे से पास आने लगे। अब एक इंसान जो मिडल एशिया में, सेंट्रल एशिया में रहता है, वहाँ पर उसकी कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कल्चर होते हैं, उनके नॉर्म्स अलग होते हैं, उनके रहने सहने का ढंग अलग होता है, उनका चाल चलन अलग होता है, उनका जीवन स्तर होता है, जो लाइफ स्टाइल होती है वो अलग होती है। जब वो इंडिया आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उनका लाइफ स्टाइल है, तो उन्होंने अपने से कंपेयर किया और अपनी चीज़ें शेयर की उनसे, और अपनी चीज़ें उनसे शेयर की और उनकी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। तो ऐसे कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को क्या करते हैं, ये प्रमोट होता है जब पासिस के ज़रिए, इन पासिस के ज़रिए मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से भारत की तरफ लोगों का, व्यापारियों का, ठीक है, आवागमन होने लगा। तो
सांस्कृतिक संबंधों के साथ व्यापार भी बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ने से क्या हुआ, आर्थिक वृद्धि होने लगी, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी। ठीक है। इन द नॉर्थ ऑफ कश्मीर इस काराकोरम रेंज, देखो कश्मीर के जो उत्तर में है दैट इज नोन एज अ काराकोरम रेंज, द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। देखो लोग, द सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड की दैट इज काराकोरम, सॉरी माउंटेन गॉडविन ऑस्टिन इज सिचुएटेड हियर। हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है जिसको कहते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन, वो क्या है, कश्मीर के बिल्कुल उत्तरी भाग में है, काराकोरम रेंज में। दिस पार्ट ऑफ हिमालय एंड इट्स पासेस आर हाई एंड स्नो कवर्ड इन द विंटर। लुक, जो हिमालय के जो इस पासेस में क्या है कि वो हाईली स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं। ठीक है। द काराकोरम हाईवे वाया गिलगिट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल एशिया बट देयर वाज अ लिटिल कम्युनिकेशन थ्रू दिस रोड। ओके, तो ये चीज़ें इसने और बता रखी हैं। इस पेज पे इतना ही था क्या, हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द वैली ऑफ कश्मीर इज़ सराउंडेड बाई हाउ माउंटेन्स। जो कश्मीर वैली है उसके चारों तरफ क्या, हाई माउंटेन्स हैं। हाउ एवर इट कुड बी रीच्ड थ्रू सेवरल पासेज। लेकिन इधर यहाँ अगर आपको कश्मीर वैली तक पहुँचना है तो वहाँ पर कुछ पासेज मिल जाएंगे जहाँ तक उसके ज़रिए आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। द कश्मीर वैली रिमीन्स यूनिक फॉर इट्स ट्रेडिशन एंड कल्चर। ठीक है। कश्मीर वैली है वो क्या है कि अभी भी यूनिक उसमें देखो कश्मीर वैली, एक मिनट आपको मैं बताता हूँ चीज़। द वैली ऑफ कश्मीर इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स। मतलब कश्मीर जो वैली है वो किससे, जो ऊंचे पर्वतों से घिरी हुई है और यहाँ पर कई पासेस के माध्यम से हम पहुँच सकते हैं। कश्मीर वैली क्या है, इसका अलग ही ट्रेडिशन है, इनका कल्चर है। नेपाल है जो बहुत ही छोटी सी वैली है, नेपाल इज़ आल्सो ए स्मॉल वैली अंडर द फुट ऑफ हिमालय, जो कि नेपाल एक कंट्री है। वो क्या है कि हिमालय के फुट हिल्स में पाए, मतलब उधर इसकी सिचुएटेड है। एंड इट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम द गंगेटिक प्लेन्स थ्रू अ नंबर ऑफ पासेस। वहाँ पर कई पासेस के थ्रू पहुँचा जा सकता है। इन द ईस्ट द हिमालय एक्सटेंड अप टू असम। हिमालय जो है असम तक फैला हुआ, असम तक फैला हुआ। द इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है इस रीजन के जो है पटकोई हो गया, नगाई हो गया, लुशहाई हो गया रेंज। द हिल्स आर कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट ड्यू टू हैवी रेन्स एंड मोस्टली रिमेन inhospitable. The mountains of northeast India is difficult to cross and many parts of the region had remained in relative isolation. यहाँ पर क्या है कि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत होती है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माउंटेन्स हैं। ठीक है। वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ पर हमेशा बारिश रहती है, वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। तो ये एक बता रहा है कि यहाँ पे देखो जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे पेड़ भी ज़्यादा होंगे, जब पेड़ ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे थिक फॉरेस्ट पाए जाएंगे हैवी रेनफॉल के कारण। ज्योग्राफी सीधे सीधे कनेक्टेड है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं द इंडो गैंगेटिक प्लान में। द इंडो गैंगेटिक प्लान इज द इरीगेटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स। कौन सी 3 रिवर है जहाँ पे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जो पाई जाती है, जिसके माध्यम से इरीगेशन होता है? पहला ही गंगा, दूसरा है इंडस और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ये क्या करते हैं, इसकी वजह से ये क्या है कि फर्टाइल एरिया है, प्रोडक्टिव है और यहाँ पर कौन सी एलुवियल सॉइल पाई जाती है जो कि स्ट्रीम्स ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरी के माध्यम से आती है। ठीक है। द इंडस रिवर राइजेज बियॉन्ड द हिमालय। इंडस रिवर है हिमालय के बियॉन्ड भी, मतलब क्या होता है, राइज होती है एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी आर झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। जो इंडस रिवर है उसके आप ट्रिब्यूटरीज के नाम अगर पूछे तो आपको पता होनी चाहिए, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। और आपको पता होगा इंडस वैली, जो इंडस रिवर के ऊपर वो है जो वाटर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इसलिए इसके ऊपर लगभग 1960 में कमीशन बिठाया गया और जो कि अभी तक चल रहा है, जिसकी हर साल में 2 बार मीटिंग्स होती है। ठीक है। तो पंजाब प्लेन्स आर बेनिफिटेड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर। पंजाब का मतलब ये था पंजाब, 5, पंज में आता है ना, 5 होता है मतलब, तो ये कहते हैं 5 रिवर से मिलकर बना है, तो इसलिए पंजाब इसका नाम पड़ा था। सिंध इज सिचुएटेड एट द लोअर वैली ऑफ द इंडस। द इंडस प्लेन इज नोन फॉर इट्स फर्टाइल सोल। द थार डेजर्ट एंड अरावली हिल्स है, फिर बता देता हूँ आपको, सिचुएटेड है इन द बिटवीन द इंडस एंड गंगेटिक प्लेन। माउंट आबू है, हाईएस्ट पॉइंट है इधर का। अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स राजस्थान में पाई जाती है, आप सबको पता है, दिल्ली वाले कुछ एरियाज में पाई जाती है। थार डेजर्ट हो गया, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है। तो इंडस गंगेटिक प्लेन का ये पार्ट होता है और यहाँ पे जो माउंट आबू है ये अरावली रेंज का, थार डेजर्ट का क्या हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी हाइट है 5650 फीट। अरावली हिल्स में पाया जाता है, सॉरी माउंट आबू, थार डेजर्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, माउंट आबू में पाया जाता है। द गंगेस रिवर राइजेज इन द हिमालय। फ्लो, जो गंगा रिवर है जो हिमालय से जिसका उद्गम होता है, राइज होता है, वो जाती कहाँ है, उसका डायरेक्शन क्या है, साउथ की तरफ जाती है, फिर बाद में वो ईस्ट की तरफ चली जाती है। द रिवर यमुना फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द गंगा। तो जैसे जैसे गंगा जा रही है वैसे उसके पहले यमुना रिवर भी जा रही होती है।
ठीक है। और बाद में ये क्या करती हैं, ज्वाइन करती है एक दूसरे को। द एरिया बिटवीन दीज टू रिवर इज कॉल्ड, जो एरिया पाया जाता है ना गंगा और यमुना के बीच में पहले चल रही बीच वाले एरिया को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। मीनिंग द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगेज आर गोमती, सरयू, घाघरा एंड गंडक। अगर आपको गंगा की आप पूछे कि ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है तो गोमती आपको पता होना चाहिए, सरयू पता होना चाहिए, घाघरा पता होना चाहिए, गंडक पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि इंडस की क्या है तो ब्यास, सतलज, रावी, ठीक है, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट, इन द ईस्ट ऑफ इंडिया द गंगेस प्लेन मर्ज इनटू प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब पता है कि गंगा के जो प्लेन है वो मर्ज हो जाएगा ब्रह्मपुत्र में। द रिवर ब्रह्मपुत्र राइज बियॉन्ड द हिमालय, फ्लोज अक्रॉस तिब्बत एंड देन कंटिन्यूज थ्रू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन द प्लेन्स इट इज अ वास्ट बट a slow moving river forming several islands. The Indo-Gangetic Plains has contributed to the rise of urban centers. फिर आगे बढ़ते हैं हम कि ये रिवर्स बैंक, मतलब सिंपल सी बात है, इंडो गंगेटिक प्लेन है वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं राइज ऑफ अर्बन सेंटर। अब यहाँ पर जहाँ पर रिवर्स होगी वहाँ पर क्या होगा, सिविलाइजेशन होगी, वहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, वहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, वहाँ पर क्या होगा, अर्बन सेंटर बनेंगे। ठीक है। कैसे, रिवर बैंक्स के किनारे पे। ये मैं आपको जब लेक्चर शुरू किया था तभी आपको ये बात बताई थी कि जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स होगा वहाँ पर हमेशा अर्बन सेंटर्स क्या होंगे, राइज होंगे। द हड़प्पा कल्चर फ्लोरिश्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। हड़प्पा कल्चर कहाँ हुआ था, जो कि इंडस वैली में फ्लोरिश हुआ था, उसका उद्गम हुआ था, या फिर आप कह दो कि फला फूला था। द वैदिक कल्चर भी था, वो कहाँ पे आया, वो भी आया गंगा वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन में। ठीक है। आगे आप पढ़ोगे तो बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, some of the important cities of a Gangetic plain. The city of Patliputra, which was situated at the confluence of a Son river with the Gangas. पाटलिपुत्र है जो सिटी है वो भी कहाँ था, जो सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे गंगा के साथ हुआ वहाँ पर ये स्थित था। इन द एनिशियंट पीरियड पाटलिपुत्र हैड रिमेन द कैपिटल ऑफ मौर्य। पाटलिपुत्र था जो मौर्य की राजधानी रही थी, शुंग की, गुप्ता की और अदर किंगडम। मतलब देखो, क्योंकि अर्बन सेंटर ना, कोई भी जब राजा था अगर आप उसको कोई राजधानी नियुक्त करनी हो तो वो उसी जगह को राजधानी नियुक्त करेगा जहाँ पर वहाँ वो समृद्ध एरिया हो, मतलब वहाँ पर अच्छी खासी आर्थिक समृद्धि हो चुकी हो, अच्छा एरिया हो, है ना, जहाँ पर इकोनॉमिक जो ग्रोथ अच्छी हो, जहाँ पर ट्रेड अच्छा हो। तो मतलब जो राजधानी से, तो उसके राजा की आप बारे में बता सकते हो ना, अगर राजधानी अच्छी है और लोग अच्छे से, उनका जीवन स्तर अच्छा है, वहाँ पर सुख सुविधाएं अच्छी है, तो आप कहोगे कि राजा अमीर है, राजा क्या जो लाइफ स्टाइल है अच्छा है। लेकिन अगर वही चीज़ राजधानी ही बुरी हुई या फिर वो ही बैकवर्ड हुई तो आप समझ जाओगे कि इसमें उसके राजा की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। और ये बता रखा था कि पाटलिपुत्र एक इम्पोर्टेंट जो एरिया था, जो कि सोन रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस हुआ था गंगा के साथ, वहाँ पर ये स्थित था। और यहाँ पर क्या बताया है इसने कि मौर्यों ने, शुंग ने, गुप्ता ने और भी बहुत सारे जो किंगडम्स हुए थे उन्होंने यहाँ पर क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ गंगेटिक प्लेन इज दिल्ली। ठीक है। दिल्ली है जो सबसे मोस्ट क्या है कि वेस्टर्न साइड में स्थित है गंगेटिक प्लेन के। मोस्ट ऑफ द डिसीज्ड बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री सच एज द कुरुक्षेत्र, तराइन एंड पानीपत वर फॉट नियर दिल्ली। ठीक है। आपको पता है तराइन का युद्ध होता है 1191 में, 1192 में, 1191, 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। जो 1191 के बीच में होता है पृथ्वीराज चौहान उसमें जीत गया था, 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था। पानीपत के युद्ध हुए, आपको पता 3 युद्ध हुए हैं। तो उसमें ये क्यों इंपॉर्टेंट, कुरुक्षेत्र के युद्ध हुए थे। तो ये क्यों हमेशा युद्ध यहाँ पे होता है, ये यूपीएससी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है ना, वहाँ की ज्योग्राफिकल सिचुएशन का कितना बड़ा रोल होता है कि जो कहते हैं ना कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों है, ये क्वेश्चन कितनी बार आया। तो आप इसका बारे में सोचो कि वो उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है, वहाँ के वो बैटल ग्राउंड ही है, वो बना ही लड़ने के लिए, आप ऐसा मान के चलो। क्यों, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी की सिचुएशन ऐसी है। इसके अंदर बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं आप, हम इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आल्सो दिस प्लेन हैड ऑलवेज बीन ए सोर्स ऑफ टेम्पटेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिव वेल्थ। लाइक लुक, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, जहाँ भी रिवर होगी, ठीक है, जहाँ भी रिवर्स होगी वहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, जहाँ वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, एक फर्टाइल एरिया होगा, है ना, प्रोडक्टिव होगा, वेल्थ अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो यही कह रहे हैं, इसीलिए तो जो विदेशी लोग भी अगर आते थे, विदेशी आक्रमण भी होता था। क्यों होता था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। इंपॉर्टेंट पावर फाउट फॉर द पोजेशन ऑफ दीज प्लेन्स एंड वैलीज, स्पेशली द गंगा यमुना दोआब proved to be the most quoted and concentrated area. The rivers in this region served as
ट्रेजरी ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। देखो कॉमर्स अच्छा था, कम्युनिकेशन अच्छा था, ट्रेड अच्छा था, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी थी, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है अपने को। इन एंशियंट टाइम्स इट वाज डिफिकल्ट टू मेक रोड्स एंड सो मैन एंड मटेरियल वर मूव्ड बाय बोट। पहले वाले टाइम पे क्या था कि सड़कें बनाना मुश्किल था, तो क्या करते थे कि जो आदमियों का मतलब लोगों का या फिर कोई भी सामान है उसको क्या करते थे मूव किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, तो बोट के माध्यम से कर देते थे। द इम्पोर्टेंट ऑफ रिवर्स फॉर कम्युनिकेशन कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम तक रिवर्स का महत्व बना रहा संचार के रूप में। अब हम बात करते हैं द साउदर्न पेनिसुला। देखो साउदर्न में आएंगे तो देखो द विंध्यान सतपुरा माउंटेन्स अलॉन्ग विद द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर्स फ्रॉम फॉर्म द ग्रेट डिवाइडिंग लाइन बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया। तो विंध्या और सतपुरा के जो माउंटेन्स है, साथ में आप बात करो नर्मदा की और ताप्ती रिवर की, तो वो क्या करते हैं एक ग्रेट डिवाइडिंग बनाते हैं जो नॉर्थ और साउथ के बीच के आप कह दो कि बाउंड्री बनाते हैं। द प्लेटो टू द साउथ ऑफ द विंध्या माउंटेन्स इज नोन एज दक्कन प्लेटो। जो विंध्या माउंटेन के जो साउथ वाला एरिया है उसे कहते थे दक्कन प्लेटो या दक्कन का पठार कहते हैं हम। उसमें क्या था कि इट कंसिस्ट ऑफ वल्केनिक रॉक, उसमें ये ज्वालामुखी चट्टानों से मिलकर बनी है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो कि उत्तरी पर्वतों से अलग है। एज दीज रॉक्स आर ईजियर टू कट इनटू वी फाइंड ए नंबर ऑफ रॉक कट मोनिस्ट्री एंड टेम्पल इन द दक्कन। मतलब वो जो चट्टानें आसानी से उसे काट सकते हैं, तो इससे क्या है कि वहाँ पर बहुत सारी मोनिस्ट्री रॉक कट मोनिस्ट्री मिलती है, हमें टेम्पल्स मिलते हैं दक्कन में, साउथ में। द दक्कन प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न घाट। और ये देखो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की बात करेंगे आगे। तो कोरोमंडल देखो वेस्ट MC याद रखना MC, तो जो वेस्ट पार्ट में है वो मालाबार है, जो सी है वो ईस्ट पार्ट में है मतलब कोरोमंडल है। तो कोरोमंडल कोस्ट है स्टैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न पार्ट में बता देता, वेस्टर्न जो घाट है जो कि वेस्ट पार्ट में है run along the Arabian Sea and the land between these are known as a Konkan up to Goa and beyond that is Kanara। देखो ऊपर वाले पार्ट को कोंकण कह रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को कन्नड़ कनारा कहते हैं। द साउदर्न मोस्ट जो पार्ट है उसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। द पास इन वेस्टर्न घाट लाइक जूनर कन्हेरी कार्ले लिंक द ट्रेड रूट्स टू द वेस्टर्न पोर्ट। आगे बढ़ते तो दक्कन प्लेटू एक्ट एज ए ब्रिज। दक्कन प्लेटू है वो क्या करता है एक ब्रिज की तरह काम करता है नॉर्थ और साउथ इंडिया में। हाउएवर द डेंस फॉरेस्ट इन द विंध्या माउंटेन्स मेक्स दिस रीजन आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्थ। विंध्या माउंटेन्स में ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्या कहते डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि इस एरिया को बिल्कुल नॉर्थ से अलग कर देते हैं, ठीक है। The language and culture in the southern peninsula are preserved intact for a long time due to this geographical isolation in the southern and remains the famous पालघाट पास। यहाँ पे देखो आप पालघाट पास की बात करेंगे, पासेस आएंगे, कुछ इसके वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे, हम बात कर सकते हैं वहाँ की इवन फ्लोरा एंड फोना की अच्छे से। इट इज़ द passes across the ghats from the Kaveri Valley to the Malabar coast. The Palghat Pass was an important trade route for the Indo-Roman trade इन द एनिशियंट टाइम में जो पालघाट पास है जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता था व्यापार के अंदर, ठीक है। अनाईमुडी है जो हाईएस्ट पीक है साउदर्न पेनिसुला के, अनाईमुडी है एक आपको पता होना चाहिए, डोडा बेटा है। और आप अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे ना तो CAN एक कोड याद रखना जिसमें कि आपको जो चोटियों के नाम हैं उसको याद रख सकते हो आप, ठीक है। कार्डेमम देन अन्नामलाई देन एन से नीलगिरी, ओके। तो डोडा बेटा है, डोडा पेटा लिखा है एक्चुअली डोडा बेटा होता है। डोडा पेटा इज एन अनदर हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। अनाईमोडी हो गया हाईएस्ट पीक है साउदर्न पेनिनसुला की, एक डोडा बेटा है वो, उसके बाद एक और हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। द ईस्टर्न घाट आर नॉट वेरी हाई। ईस्टर्न घाट देखो वेस्टर्न घाट है ना वो ज़्यादा उनकी हाइट में है, हाइट ज़्यादा है, और ईस्टर्न घाट है वो उनकी हाइट कम होती है। जो यहाँ पे हाइट ज़्यादा है ना वेस्टर्न घाट की वो उसकी स्लोप भी ज़्यादा होगी, और जो इस जिनकी हाइट कम है ईस्टर्न घाट की उसकी स्लोप थोड़ी कम होती है। और आपको पता है कि वेस्टर्न घाट में और वेस्ट की तरफ ईस्ट में क्या होते हैं मेनली क्या बनते हैं डेल्टाज बनते हैं। जो कृष्णा कावेरी जाके जो बे ऑफ बंगाल या फिर ईस्ट पार्ट में जो गिरेगी वो क्या करेगी हमेशा डेल्टा बनाएगी। लेकिन अगर जो पार्ट वेस्ट में है जहाँ पर स्लोप जाता है और रिवर्स जाती है ना तो अपने साथ कंकर पत्थर लेके जाती है, तो एकदम से स्लोप इतनी ज़्यादा होने के कारण वो सीधा उस वहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है, तो वहाँ पर डेल्टा बनाने का टाइम नहीं बनता, तो वहाँ पे ऐश्वर्य का निर्माण होता है। सब ज्योग्राफी है देखो, history and geography is always interconnected. You just have to understand the concept
The eastern Ghat are not very high and have a several opening caused by eastward flow of the rivers into the Bay of Bengal. The port city of Araikamadu, Mamalapuram and Kaveri Patnam were situated on the Coromandel coast. कुछ cities के नाम दे रखे हैं, आप ध्यान रखना. The major rivers of the southern peninsula are almost running parallel. Mahanadi is at the eastern end of the peninsula. Narmada and Tapti run from east to west. Other rivers like Godavari, Krishna, Tungbhadra and Kaveri flow from the east to west. These rivers make the plateau into fertile rice producing soil. Throughout history, the region between Krishna and Tungbhadra remained a bone of contention between the major kingdom of the south. ये मैं आपको बता चुका हूँ. The deltaic plains formed by these two rivers at their mouths become famous under the Satvahans. A number of towns and ports flourished in this plains in the beginning of the Christian era. ये सब हो चुका है. देखो द कावेरी डेल्टा, कृष्णा कावेरी मैं आपको बता चुका हूँ. ये सब वेस्ट से पार्ट महाराष्ट्र उस साइड से, कर्नाटका साइड से, सॉरी महाराष्ट्र साइड से ये क्या होगी, राइज होगी और बाद में इसका जो फ्लो है वो साउथ की तरफ रहेगा, साउथ ईस्ट की तरफ मोस्टली, और बाद में बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वहाँ पर डेल्टा बनाती है. द कावेरी डेल्टा constitutes a distinct geographical zone in the far south. It became the seat of Chola power. The Kaveri basin with its rich tradition, language and culture has flourished from the ancient time. As the southern peninsula is gifted with the long coastline, okay, the people of this region took keen interest in the maritime activity. यहाँ पे maritime activities भी अच्छी थी. A great deal of the trade and commerce अच्छा था. सी वेज मिल रहे हैं. और ईस्ट में क्या था कि अब ये जावा, सुमात्रा, बर्मा, कम्बोडिया के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया उन्होंने. अपार्ट फ्रॉम ट्रेड दे स्प्रेड. देखो ट्रेड तो हो रहा है, मैंने आपको बताया कि कल्चरल वैल्यूज़ भी वो क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे. दे दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट एक्चुअली. जो लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे वो क्या कर रहे, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहे थे, ट्रेड बढ़ा रहे थे. इंडियन आर्ट, रिलीजन, कल्चर, ये सब क्या है कि फैल रहा था इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. द कमर्शियल कॉन्टैक्ट बिटवीन साउदर्न इंडिया एंड द ग्रीको रोमन कंट्री फ्लरिश्ड अलोंग द विद द कल्चरल रिलेशन. इंडिया अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. जो हम बोलते हैं कि इंडिया की जो स्पेशलिटी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्यों बोलते हैं? देखो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया इज इंटरेस्टिंग because India proved to be melting pot of numerous races, the pre-Aryan, the Indo-Aryan, the Greek, the Huns, Turks, etc. made India their home. Each ethnic group contributed its might to the making of Indian culture. All these people mixed up. So देखो बहुत सारे अलग अलग लोग आए थे. जो भी आता था यहाँ पर आकर बस जाता था. यहाँ की जो खूबसूरती, यहाँ का रहन सहन, खान पान, कल्चर वैल्यू और सारी चीज़ों से इतना आकर्षित होता था. ठीक है, यहाँ के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा रिच थे तो वो यहीं के होके रह जाते थे, उनको यहाँ का कल्चर भा जाता था. तो कहते हैं ना कि बहुत सारे जो आए अटैक करने वाले वहाँ यहीं आके बस गए. ऑल दिस पीपल मिक्सड अप, इतने अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गए कि आप बता नहीं सकते थे. ठीक है, कि कौन सा ओरिजिनल फॉर्म था. ठीक है, डिफरेंट कल्चरल mingled with one another through the ages. Many pre-Aryans or Dravidian terms occur in the Vedic text. तो बाद में आप बता रहे हैं कि फिर प्री आर्यन के द्रविडियन टर्म्स आए वैदिक टेक्स्ट में भी. सिमिलरली मैनी पाली एंड संस्कृतिक टर्म्स appear in the Sangam literature. Since ancient times, India has been the land of several religions. Ancient India witnessed the birth of Hinduism, Jainism, Buddhism. देखो नए नए धर्मों का उद्भव हो रहा है. But all these cultures and religions intermingled with one another. Although Indian people speak different language, practice different religion and observe different social custom. देखो कल्चरल अलग, कल्चर बहुत सारा है, लैंग्वेज अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, लेकिन फिर भी सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं. दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया. जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ऐसे ही नहीं कहा जाता है. दे फॉलो सर्टन कॉमन स्टाइल्स ऑफ लाइफ थ्रू आउट द कंट्री. देयरफॉर आवर सोसाइटी शोज अ डीप underlying unity in spite of great diversity. In fact, the ancient strove for unity. They looked upon this vast subcontinent as one land. The name Bharatvarsh or the land of Bharat was given to the whole country. भारतवर्ष नाम दिया गया, या फिर कहते हैं तो लैंड ऑफ भारत, आफ्टर द नेम ऑफ द एंशिएंट ट्राइब कॉल्ड. जो भारतास थे, जो एंशिएंट ट्राइब थे, उनके नाम पे ये पड़ा. और एंशिएंट पोइट्स, फिलोसोफर एंड राइटर्स व्यूड द कंट्री एज ए इंटीग्रल यूनिट. उन्होंने देखा कि भारत क्या है कि एक इंटीग्रल यूनिट के रूप में, एक आंतरिक एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में है. तो इसलिए उसको
इसकी ये मतलब जाइटिस ने इसको इंटीग्रल यूनिट के तौर पे माना है। दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी वाज अटेंड एट लीस्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द मौर्य एंड द गुप्ता एम्पायर्स। द यूनिटी ऑफ इंडिया वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉरेनर्स। जो यूनिटी की बात कर रही है इंडिया की, वो फॉरेनर्स के द्वारा भी पहचानी गई। दे फर्स्ट केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द पीपल लिविंग ऑन द सिंधु और द इंडस एंड सो दे नेम्ड द होल कंट्री आफ्टर द रिवर। मतलब वो आए, जो फॉरेनर्स आए थे, पहले कौन से लोगों के कॉन्टैक्ट में थे? जो सिंधु रिवर के, तो उसी से सिंधुस्तान बन गया था, उसी से हिंदुस्तान बन गया था। ठीक है, और इस इंडस के पे आए और उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया था। वर्ड हिंद इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु। जो हिंद आया था वर्ड, वो संस्कृत टर्म है सिंधु, उससे निकला। इन कोर्स ऑफ टाइम द कंट्री केम टू बी नोन एज इंडिया इन ग्रीक एंड हिंद इन पर्शियन। हिंद कहा जाता है पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज में। एफर्ट्स फॉर द लिंग्विस्टिक एंड द कल्चर यूनिटी ऑफ द कंट्री वर मेड थ्रू द एजेस। इन द 3rd century BC प्राकृत लैंग्वेज सर्व्ड एज द लिंगुआ फ्रेंच ऑफ द कंट्री। देखो प्राकृत लैंग्वेज का 3rd century BC के टाइम आप देख सकते हो कि कितना प्रभाव था, कितना ज़्यादा वो चलन में थी थ्रू आउट द मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया। अशोका's inscription वर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज। जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे, अभिलेख थे, वो किस में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। आल्सो द एंशिएंट एपिक्स एज द रामायण एंड द महाभारत वर स्टडीड विद द सेम zeal एंड डिवोशन थ्रू आउट द कंट्री। जो रामायण है, महाभारत है, वो भी इसी तरीके से इसी डिवोशन के मतलब माध्यम से पढ़े जाते थे, लिखे जाते थे। समझो आप उस बात को। ओरिजिनली कंपोज इन संस्कृत, जो ओरिजिनली किस में थे? कंपोज इन संस्कृत में। दिस एपिक्स कम टू दी प्रेजेंटेड इन द, बाद में जो मतलब बने थे जो महाभारत रामायण, जो संस्कृत में लिखे गए थे, बाद में ये लोकल लैंग्वेज में भी इसका क्या 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 जानने लगा, प्रेजेंटेशन होने लगा, ट्रांसलेशन किया गया। ऑल्दो द इंडियन कल्चर वैल्यूज आइडियाज़ वर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो इंडिया के जो कल्चर वैल्यूज़ है, आइडियाज़ है, क्या है कि अलग अलग फॉर्म में पाए जा सकते हैं। द सब्सटेंस रिमेन द सेम थ्रू आउट द कंट्री। द हैंस इंडिया हैज़ इमर्जड अ मल्टी रिलीजियस एंड अ मल्टी कल्चर सोसाइटी। जैसे ही इंडिया क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा मल्टी रिलीजियस, धर्म वाला, बहु सांस्कृतिक समाज के रूप में एक उभरा। एक ऐसा देश जहाँ पर सभी धर्म, संस्कृति, जाति, लोग, रंग, कलर, नस्ल के लोग रहते हैं, और वो क्या करते हैं? एक साथ साहचर्यता से, प्यार से, मोहब्बत से रहते हैं, और एक दूसरे के आदर सत्कार करते हैं, है ना। भाईचारे की भावना है, फर्टिनिटी है, इंटीग्रिटी बात कर लो, है ना, ये सब चीज़ें। However, the underlying unity and integrity and the plural character of Indian society remain the real strength for the development of the country. यही बातें बार बार आएगी। ये लर्निंग आउटकम आ गया, और ये चीज़ें आ गई। अलेक्जेंडर ऑफ मकडाओ कम इंडिया, भी बताओ आप जब पढ़ लिया ना, अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करना ये सोल्व करने का। ठीक है, कि माउंट आबू कहाँ पे, अरावली में था क्या, कहाँ था? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे था? काराकोरम में था क्या, हिमालय में था क्या? सब बताओ मुझे। ये 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक है, जिसे हम आज डिस्कस किया। ठीक है, और इस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें, रिवर्स के बारे में, हमने हिमालय के बारे में, साउथ पेनिनसुला के बारे में, दक्कन प्लेटो के बारे में, और सब के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगो। ऐसे ही ये सीरीज़ स्टार्ट किया, और हम आगे लेक्चर लाते रहेंगे आपको तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री के बुक्स के। इस वीडियो का आप अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और बताइएगा आपको कितना समझ में आया। थैंक यू सो मच।